टॉपिक है ट्रेड साइकिल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ट्रेड साइकिल के बारे में कि ट्रेड साइकिल क्या होता है, इसे किस नाम से बुलाया जाता है, यह किस कारण से होता है, इसके कितने फेसेस हैं एंड इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एंड ट्रेड साइकिल को में अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप कैसे चेंजेस कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग की, क्योंकि जिस भी टॉपिक को हम स्टडी कर रहे हैं हमें उसका मतलब पता होना चाहिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ट्रेड साइकिल है। तो सबसे पहले हम मीनिंग ही देखेंगे कि ट्रेड साइकिल क्या होता है। तो ट्रेड साइकिल बेसिकली होता है वो सारी फ्लक्चुएशंस जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में होती हैं। तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन सी हैं जिसमें हो सकती हैं, वो है हमारी एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इनकम, प्राइस, प्रॉफिट्स और बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। तो इनमें जो भी फ्लक्चुएशंस आती हैं उन्हें हम ट्रेड साइकिल के नेम से जानते हैं। एंड ट्रेड साइकिल को हम बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल भी कह सकते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर एग्जाम में आपको बिजनेस साइकिल पूछ रहा है या इकोनॉमिक साइकिल पूछ रहा है, दैट मीन वो ट्रेड साइकिल के बारे में ही बात कर रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रेड साइकिल इज द डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी में जो भी अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट्स आ रही हैं उसे भी हम ट्रेड साइकिल कह सकते हैं। तो ये हमारी जीडीपी क्या होती है? जीडीपी इसका मतलब होता है हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो किसी भी एक कंट्री की इकोनॉमी में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हो रही है उसे हम जब काउंट करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल, देन उसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी, यानी हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन देन कंजम्पशन, सॉरी। तो इसे आप जब अपवर्ड या डाउनवर्ड किसी भी साइकिल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्रेड साइकिल। तो सिंपली अगर देखें तो साइकिल क्या है? साइकिल लाइक अ सर्कल। देन इसमें क्या है? इसमें ना तो एजेस हैं, ना आपके कॉर्नर्स हैं, ना आपका कोई भी साइड है। बट अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे लेके चलूँ कि मैंने यहाँ से स्टार्टिंग की है, देन इसमें क्या हो रहा है? हम सेम कुछ टाइम के बाद उसी पॉइंट पे अगेन पहुंच जाएंगे। देन इसमें भी ऐसा ही कुछ होने वाला है जिसकी बात हम आगे जाके करेंगे। फिलहाल हम केन्स के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जिसमें उसने क्या कहा है कि ट्रेड साइकिल क्या है। ये कंपोज्ड ऑफ पीरियड है गुड ट्रेड को लेके एंड बैड ट्रेड को लेके। देन गुड ट्रेड में उसने कैसे करेक्टराइज किया है। अभी ये करने से पहले एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दो कि अगर प्राइजेस राइज होते हैं, किसी भी गुड्स या सर्विसेज के प्राइस राइज होते हैं, तो आपको किस टाइप की फीलिंग आएगी? आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? और नॉर्मली आप क्या आंसर करेंगे कि मैम हमें तो बुरा ही लगेगा कि प्राइजेस बढ़ रहे हैं। तो अभी पहले हम 100 रुपीज़ में कितनी चीज़ें खरीद सकते थे, बट अब हम कम खरीदेंगे। लेकिन यहाँ पे हम एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो अगर अब आप सपोज करिए कि आपने एक इंडस्ट्री लगाई है और उसमें आप कोई भी प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड देन मार्केट में सेल कर रहे हैं। अब आप बताइए कि अगर प्राइजेस राइज होते हैं तो वो आपके लिए गुड ट्रेड है या बैड ट्रेड है? तो अब बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ कि वो गुड ट्रेड है, क्योंकि प्राइस राइज होंगे देन क्या होगा? आपका जो प्रोडक्ट है वो हाई प्राइजेस पे सेल होगा। देन उससे क्या होगा? जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी कम हो जाएगी, सारे लोगों को काम मिल रहा होगा। एंड देन उसके बाद क्या होगा? जो रेवेन्यू जनरेट होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। अगर रेवेन्यू ज़्यादा है देन प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो उसको जो कैटेगराइज किया गया है वो गुड ट्रेड में लिया गया है। एंड जो बैड ट्रेड है उसको कैसे करेक्टराइज किया है? उसको करेक्टराइज किया है जहाँ पे प्राइजेस क्या हो गए हैं? फॉल डाउन हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। एंड उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो केन्स का कहना क्या था कि ट्रेड साइकिल को हम कंपोज करते हैं, उसको आप एक कंपोज कर रहे हो एक पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग, जिसमें आप गुड ट्रेड और बैड ट्रेड को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो ये थी केन्स के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन। आई होप सो आपको मीनिंग समझ आ रहा है।
अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेड साइकिल की। तो जैसा कि आप अपने माइंड में इमेज बनाइए कि ये आपका एक ट्रेड साइकिल है, देन ये कितने टाइप्स का हो सकता है? ये हो सकता है मे बी शॉर्ट टाइम का हो। तो शॉर्ट टाइम, कितने शॉर्ट टाइम का हो सकता है? तो यहाँ पे जो शॉर्ट टाइम की ड्यूरेशन है वो 3 to 4 ईयर्स तक हो सकती है। मतलब 3 से 4 सालों तक आप एक पॉइंट पे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था उस सिचुएशन से दोबारा सेम सिचुएशन में आने में आपको कितना टाइम लग रहा है? आपको 3 से 4 साल लग रहे हैं। देन इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप माइनर सर्कल बोलेंगे। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय माइनर सर्कल, तो आप इसको क्या बोलेंगे? ये शॉर्ट टाइम सर्कल है जिसकी टाइम ड्यूरेशन 3 से 4 ईयर्स तक रहती है। ठीक है, देन इसके बाद और कौन सा हो सकता है? अगर शॉर्ट है देन लॉन्ग भी होगा। जो लॉन्ग ट्रेड साइकिल है उसकी जो टाइम ड्यूरेशन रहती है, ऑफ कोर्स अगर लॉन्ग है तो लॉन्ग ही रहेगी, तो वो 4 to 8 ईयर्स के बिटवीन रहती है। मतलब एक सर्कल जहाँ से आपने स्टार्ट किया था दोबारा से उसी पॉइंट पर पहुँचने में आपको कितना टाइम लग रहा है? 4 से 8 ईयर्स लग रहा है। एंड इसको हम मेजर सर्कल या फिर हम सेकुलर ट्रेंड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देन आपने याद रखना है इसके अलावा इरेगुलर फ्लक्चुएशंस भी होती हैं। अब ये इरेगुलर क्या है? अभी रेगुलर है मतलब तो सही टाइम पे चल रहा है, वो रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, बट इरेगुलर मतलब क्या है? उसकी रेगुलरिटी जो है वो सेम नहीं है। तो ये वाली फ्लक्चुएशन कैसी होंगी? तो इसमें बेसिकली वो वाली फ्लक्चुएशंस आती हैं जो अनप्रेडिक्टेबल है, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिसको पहले से आप एज्यूम नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते कि मार्केट में, इकोनॉमी में किस तरीके की सिचुएशन रह सकती है। सपोज आपने कोई इंडस्ट्री लगाई हुई है एंड बहुत अच्छे से चल रही है एंड सडनली क्या हुआ? उसमें स्ट्राइक हो गई या फिर क्या हो गया? वॉर हो गया। अभी जैसे हम करंट देखें तो जैसे ये कोरोना वाला केस चल रहा है, देन इसमें क्या हो गया कि ऐसी फ्लक्चुएशंस आई है कि इंडस्ट्रीज टोटली बंद हो गई हैं, वर्क ही नहीं चल रहा। कुछ इंडस्ट्रीज कर रही हैं, कुछ इंडस्ट्रीज नहीं कर पा रही हैं। तो ये क्या है? आपका इरेगुलर फ्लक्चुएशंस है। ठीक है, इसके अलावा कौन सा हो सकता है? इसके अलावा हो सकता है आपका सीजनल। तो ये बेसिकली डिफाइन कर रहा है सीजन को लेके। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब आपका जो फेलियर ऑफ मॉनसून हो जाता है, या फिर आप लगा के चलो कि आपका वुलन टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई वर्क है, देन विंटर्स में तो बहुत अच्छे से चलेगा बट समर में बहुत कम चांसेस हैं। देन इसमें क्या हो रहा है कि सीजन को लेके जो चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमी में, तो उस फ्लक्चुएशन को जब हम काउंट करते हैं या हमें जब रिप्रेजेंट करना होता है तो उसे हम सीजनल ट्रेड साइकिल के नेम से जानते हैं। देन इसके बाद हमारा है साइक्लिक फ्लक्चुएशन। साइक्लिक मतलब साइकिल के वे में, मतलब उसमें जो वेव्स आ रही हैं वो मूवमेंट इस टाइप से होके अगेन वो बार बार क्या हो रहा है? साइकिल की जो फॉर्म है वो क्रिएट कर रहा है। तो इकोनॉमी में कई बार ऐसी आ जाती हैं जिसमें कई बार एक्सपेंशन हो जाता है, कई बार बिल्कुल ही कंस्ट्रक्शन आता है। मतलब कई बार तो आप क्या करते हैं? स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो, काफ़ी ऊपर तक चले जाते हैं, देन सडनली क्या होता है कि कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं इकोनॉमी में जिसकी वजह से आप डाउन चले जाते हैं। देन उसके बाद आप दोबारा से उसे स्टार्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे फ्लक्चुएशन को ही बेसिकली ट्रेड साइकिल की फॉर्म में काउंट किया जाता है। तो अभी हम इसके फेसेस देख लेते हैं, क्योंकि फेसेस में ही बेसिकली जो ट्रेड साइकिल है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी मैं इनको डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने फेसेस ऑफ ट्रेड साइकिल को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप ये पूरे अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको मेरी पहले वाली वीडियो देखनी होगी। एंड यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें हम क्या बता रहे हैं कि जो भी इंडस्ट्री है, यहाँ पे हम एज अ बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे। तो स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेंशन कर रहे हैं। एक्सपेंशन मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोस्पेरिटी लेके आ रहे हैं। एंड जिसमें क्या हो रहा है? हमारे हाई प्राइजेस हो रहे हैं, हाई लेवल ऑफ आउटपुट हो रहा है, ट्रेड हमारा हाई लेवल पे जा रहा है, मार्केट में इफेक्टिव डिमांड बहुत ज़्यादा है, इनकम का लेवल बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बहुत है। कुल मिला के लगा के चलो कि प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पर हो जाते हैं। एंड मार्केट में क्या हो जाती है? इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाती है। एंड ओवरऑल जो होता है एक बिजनेसमैन का जो सपना रहता है वो क्या होता है कि हमारा जो सेल हो मैक्सिमम हो। तो एक्सपेंशन में मोस्टली
यही वाली सिचुएशन रहती है। देन इसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे एक्सपेंशन होती है तो जो भी बिजनेस है वो कहाँ पर पहुँच जाता है, हमारे पीक लेवल पे पहुँच जाता है, अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुँच जाता है। देन ये फेस जब हमारा ख़त्म होने को होता है, देन उसके बाद क्या होती है, रिसेशन स्टार्ट हो जाती है। एंड रिसेशन में क्या होता है, जो भी चीज़ आगे बढ़ रही होती है, इंक्रीज़ होती है, हाई लेवल पे होती है, धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आके जो डिमांड है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। देन इसके बाद क्या होता है, जो परचेज़ है रॉ मटेरियल का या किसी भी प्रोडक्ट को लेके, वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है, फॉल होना शुरू हो जाता है। एंड जो कंज्यूमर का और जो बिजनेस का जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी लो हो जाता है। एंड कई बार क्या होता है, जितनी हम गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपेक्ट करते हैं उतनी मार्केट में वो सप्लाई नहीं हो रही होती है। जो गवर्नमेंट के टैक्स की रेवेन्यू है वो भी बहुत डाउन हो जाती है, और इसकी जगह पे जो सोशल बेनिफिट स्पेंडिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा अराइज हो जाती है। तो कुल मिला के कहा जाए तो जो फिजिकल डेफिसिट है वो अराइज हो जाता है, और बड़े हाई लेवल पे वो अराइज होता है। देन क्या हो गया, रिसेशन की वजह से हम धीरे धीरे डाउन होते जा रहे हैं। एंड डाउन होते होते हम कहाँ पे पहुँच जा रहे हैं, हम तीसरे फेज पे जब पहुँच जाते हैं, जहाँ पे आके क्या हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है या कंट्रैक्शन आ जाता है। यहाँ पे आके ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, बिल्कुल भी कोई प्रोडक्शन नहीं होती है, जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, जो इनकम है बहुत डाउन हो जाती है, एंड जो इंटरेस्ट रेट है वो भी फॉल डाउन हो जाते हैं, एंड जो बैंक के क्रेडिट्स हैं उनमें भी कंट्रैक्शन आ जाती है। ओवरऑल मिला के चलें तो सब कुछ क्या हो जाता है, फॉल डाउन हो जाता है। देन इसके बाद क्या होता है, जो बिजनेसमैन होता है उसकी थिंकिंग टोटली ही नेगेटिव हो चुकी होती है। देन उसके बाद दोबारा क्या होता है, यहाँ से रिकवरी होनी स्टार्ट होती है। तो रिकवरी में क्या करना होता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए कैपिटल गुड्स होती है उसकी रिप्लेसमेंट स्टार्ट होती है। तो रिप्लेसमेंट के लिए क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। देन धीरे धीरे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगी। देन इन्वेस्टमेंट से क्या होगा कि जो भी रॉ मटेरियल है उसकी परचेजिंग स्टार्ट होगी। देन प्रोडक्शन होगी, क्योंकि हम पहले फेस में हमने क्या किया था कि प्राइजेस बहुत ज़्यादा राइज हो रहे थे। दूसरे फेस में आके क्या हो गया था, डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। देन तीसरे में क्या हो गया था, डिमांड तो बिल्कुल ही नहीं थी और जो प्राइजेस थे वो बहुत ज़्यादा कम करने पड़ गए थे। एंड यहाँ रिकवरी में आके हमने क्या किया, धीरे धीरे प्राइजेस को राइज करना स्टार्ट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ पे हमने तीसरे फेस में आके जो प्राइजेस थे हमने फॉल डाउन कर दिए थे, एंड उसकी वजह से हमारी रिकवरी भी प्रॉपर नहीं हो रही थी। एंड रिकवरी के फेस में आते आते जैसे ही हमने इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट की, वैसे ही क्या हुआ, लोगों के हाथ में थोड़ा सा इनकम होनी स्टार्ट हुई, एंड थोड़ी सी इनकम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई, और जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में धीरे धीरे डिमांड होनी स्टार्ट हो गई। एंड डिमांड की वजह से क्या हो गया कि मार्केट में फिर से सप्लाई होने लगी, गुड्स एंड प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगी। तो ऐसे ही जो फेस है कंटिन्यू चलता रहता है। एंड रिकवरी होने के बाद दोबारा से बिजनेसमैन को क्या होगा कि अब मैं क्या करूँ, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करूँ, एक्सपेंशन करूँ। देन वो फिर से एक्सपेंशन करता है, एंड फिर से क्या हो जाता है, बूम वाली सिचुएशन आ जाती है, प्रोस्पेरिटी आ जाती है, एंड पीक पर पहुंचने के बाद फिर से रिसेशन वाली फेसेस चलते रहते हैं। तो ऐसे ये जो प्रोसेस है, ये जो ट्रेड साइकिल है, कैरी ऑन होता रहता है, चलता रहता है। अब आपने ये देखा कि ऐसे ऐसे फेसेस जो ये फॉलो किए जाते हैं, देन एक्सपेंशन हुआ, रिसेशन हुआ, डिप्रेशन हुआ, एंड फिर उसके बाद रिकवरी हुई। रिकवरी होने के लिए एक पॉइंट तो मैंने आपको जैसे बताया कि क्या हुआ, कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट की वजह से ये हुआ। क्या और भी कोई पॉइंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से रिकवरी बहुत जल्दी हो या ईजिली हो, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी एक बिजनेसमैन की हेल्प कर सकते हैं कि वो ईजिली अपने बिजनेस को क्या करे, रिकवर कर सके? बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, चलो उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बिजनेस साइकिल को या हमारे इकोनॉमिक साइकिल को या हमारे ट्रेड साइकिल को मेज़र करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं? तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं जो हमारे बिजनेस साइकिल को स्टेबल करने में यानी स्टेबलाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो वो स्टेबलाइजेशन को
कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, यानी मनी से रिलेटेड, हमारी जो करेंसी है, हमारी जो मनी है, उससे रिलेटेड कुछ पॉलिसीज़ बनी हुई हैं जो हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करती हैं? वो ट्रेड साइकिल की जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको स्टेबल करने में हेल्प करती हैं। यानी अगर कोई भी सिचुएशन मार्केट में आ रही है, उस सिचुएशन से अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उस नेगेटिव इम्पैक्ट को रोकने के लिए, उसको मेज़र करने के लिए ये जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है या अदर पॉलिसीज़ हैं, ये हेल्प करती हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन सी पॉलिसीज़ आ रही हैं? इसमें आ रही हैं आपकी बैंक रेट, आपका कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हम CRR के नाम से भी जानते हैं। आई होप सो आपने सुना होगा या कहीं पर पढ़ा होगा। RBI की साइट पे आप पढ़ सकते हैं। बैंक्स द्वारा ये फैसिलिटीज़ दी जाती हैं एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस रहते हैं एंड क्रेडिट कंट्रोल रहता है। तो ये सब क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे बैंक रेट की। बैंक रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच अ नेशनल सेंट्रल बैंक लेंड मनी टू डोमेस्टिक बैंक्स। तो ये बैंक रेट कौन सा बैंक रेट होता है? जिसमें जो हमारी RBI है, वो जो हमारी कमर्शियल बैंक्स रहती हैं या जो हमारी अदर्स बैंक्स रहती हैं, उनसे क्या करती है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले लेती है। एंड वो ऐसे क्यों करती है? क्योंकि जब उसे लग रहा होता है कि मार्केट में मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है, देन उसके बाद वो क्या कर रही है, वो सप्लाई को कट ऑफ करने के लिए वो क्या कर देती है, वो जो लोकल बैंक्स रहती हैं उनसे लोन ले लेती हैं, ताकि जो पैसा है, जो मनी है, वो कहाँ पे चली पहुँच जाए, RBI के पास चली जाए और मार्केट में जो मनी सप्लाई है, मनी का जो बैलेंस है, वो स्टेबल हो सके। ठीक है। एंड देन कैश रिजर्व रेशो। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है? जो हमारी CRR है, ये वो अमाउंट होती है जो कमर्शियल बैंक्स को, किसी भी कमर्शियल बैंक को RBI के पास यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होल्ड करके रखनी होती है। ये मिनिमम अमाउंट होती है जिसे RBI बोलती है कि उसको उस कमर्शियल बैंक को RBI के पास रखना होगा। ये जो CRR है, ये क्रेडिट के एक्सपेंशन को रिस्ट्रिक्ट करती है। मतलब जो क्रेडिट है, जो उधार है, जो बढ़ रहा है, उसको ये रोकती है और कंट्रोल करती है, ताकि जो प्रोस्पेरिटी है वो मेंटेन रह सके। बेसिकली जो हमारी डिप्रेशन का फेस रहता है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो CRR है उसका यूज़ किया जाता है, और जो CRR रेशो है यानी कैश रिजर्व रेशो है, उसको डिक्रीज़ कर दिया जाता है। तो डिक्रीज़ करने पे ये जो डिप्रेशन की फेस रहता है, उसको संभालने में ये हेल्प करता है। देन इसके बाद हम बात करते हैं हमारे ओपन मार्केट ऑपरेशंस की। ये वो मार्केट होती है जहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ रहती हैं, वो सेल एंड परचेज़ की जाती हैं। एंड इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, वो देखती है कि मार्केट में किस टाइप की सिचुएशन है। अगर तो मार्केट में मनी बहुत ज़्यादा है, देन वो क्या करती है, वो जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको सेल कर देती है। सेल करने के बदले में क्या होता है, मार्केट से जो पैसा है, जो मनी है, वो गवर्नमेंट के पास चली जाती है। एंड देन जब उसको लग रहा है कि मार्केट में बिल्कुल भी मनी सप्लाई नहीं हो रही है, देन वो क्या करती है, जो सिक्योरिटीज़ है उनको परचेज़ कर लेती है एंड बदले में क्या होता है, मनी को वो मार्केट में सप्लाई कर देती है। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। तो हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में। फ़िलहाल आप ये ध्यान रखिए कि एक्सपेंशन के टाइम, यानी बूम की सिचुएशन के टाइम में, जब बूम का फेस आता है, तब ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं वो हेल्प करते हैं। देन इसके बाद आता है हमारा क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट जो है बिजनेस साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो क्वालिटेटिव मेजर्स रहते हैं, यानी जो उसके ऑब्जेक्टिव रहते हैं RBI के, उसके क्वालिटेटिव मेजर्स में काउंट किया जाता है। इस क्रेडिट कंट्रोल में डिमांड एंड सप्लाई को स्टेबल किया जाता है, इक्वल करने की कोशिश की जाती है, ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अच्छे ढंग से हो सके, स्टेबल रह सके। मार्केट में जो मनी की सप्लाई है या डिमांड है मनी को लेकर, उसमें स्टेबिलिटी, बैलेंस बनाया जा सके। देन उसके बाद हम बात करेंगे हमारी फिस्कल पॉलिसी की, जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती हैं पॉलिसीज़, जिसमें सबसे पहले आती है हमारी टैक्सेशन। टैक्सेशन मतलब टैक्स से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ बनी हुई हैं। टैक्सेशन में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, वो टैक्स को कंट्रोल करती है, यानी जो टैक्स है, वो
इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, वो देखती है कि अगर डिप्रेशन आया हुआ है इकॉनमी में, देन वो क्या करती है, जो टैक्स के रेट्स हैं उनको रिड्यूस कर देती है। एंड जब वो लग रहा है कि एक्सपेंशन है, बूम की सिचुएशन है, देन वो क्या करती है, टैक्स के जो रेट्स हैं उनको हाई कर देती है। तो हमारी बूम में, एक्सपेंशन टाइम में वो इंक्रीज कर रही है टैक्स रेट, एंड जब हमारी डिप्रेशन की सिचुएशन आ रही है, देन वो क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। एंड वैसे ही जो हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर हैं, पब्लिक के लिए जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं जब डिप्रेशन की सिचुएशन रहती है, तब गवर्नमेंट जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देती है। पब्लिक के लिए जो एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिज बनाना, रोड्स बनाने या कंस्ट्रक्शन वर्क करना, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देती है। कब करती है, जब डिप्रेशन की सिचुएशन आई हुई है, जब मार्केट प्राइस बहुत ही ज़्यादा डाउन हुए हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है, देन उस सिचुएशन में। एंड जब मार्केट में बूम की सिचुएशन है, यानी एक्सपेंशन हो रहा है, देन उसमें क्या करती है, वो पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर देती है। ठीक है। देन उसके बाद आते हैं हमारे पब्लिक डेट। तो ये पब्लिक डेट क्या होते हैं, इसे हम गवर्नमेंट डेट, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक डेट, नेशनल डेट, बहुत अलग अलग नामों से जानते हैं। पब्लिक डेट को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक्सटर्नली और इंटरनली। तो एक्सटर्नली डेट में आप ये कहेंगे कि जो ऑन कंट्री है उसने आउटसाइड कितना लेंड किया हुआ है। एंड इंटरनल डेट में रिप्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट्स ऑब्लिगेशन टू डोमेस्टिक लेंडर्स। तो डोमेस्टिक लेंडर्स के लिए गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस तरीके से हम इसे डिफाइन करेंगे। एंड जो गवर्नमेंट रहती है वो क्या करेगी, वो पब्लिक डेट को बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज़ करेगी, ताकि जिससे क्या होगा, जो परचेजिंग पावर है लोगों की वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ से पब्लिक से डेट ले रही है, मतलब उधार ले रही है, बोरो कर रही है आप कह सकते हैं। एंड देन उसमें क्या होगा, लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे, देन उनकी जो परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये सिचुएशन वो कब करेगी, जब मार्केट में क्या है, एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है। और इसके ऑपोजिट साइड अगर हम देखें कि अगर हमारी डिप्रेशन की सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे वो क्या करेगी, जो पब्लिक डेट है उनको रिड्यूस कर देगी। तो आपने याद रखना है कि डिप्रेशन की सिचुएशन में जो पब्लिक डेट है वो क्या हो जाएंगे, आपके क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है। एंड देन उसके बाद आता है बजटरी कंट्रोल। ये भी एक बहुत अच्छी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जिसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का सरप्लस बजट रहता है, अगर वो सरप्लस की सिचुएशन, सरप्लस मतलब जितना उसने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा उसके पास रहता है, तो वो क्या करता है, जो हमारी प्रोस्पेरिटी रहती है, हमारी एक्सपेंशन या बूम वाला फेस रहता है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और इसकी जगह पे अगर डेफिसिट बजट है, तो वो किसको कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है, जो हमारी डिप्रेशन है इंक्रीज होता जा रहा है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है। एंड देन उसके बाद आती है सेविंग पॉलिसी। सेविंग पॉलिसी ये तो आप सबको पता ही है, जब हमें बैंक से हम कुछ ना कुछ अमाउंट है जो हम एक्सपेंड करते हैं, खर्च करते हैं, एंड कुछ अमाउंट है जो हम सेव करके रखते हैं। एंड अगर आपको बैंक में सेव करना है, एंड बैंक आपको जो है रेट बहुत ज़्यादा हाई दे रही है, जो बैंक का इंटरेस्ट रेट रहता है बहुत ज़्यादा हाई है, तो इन सिचुएशन आप क्या करेंगे, सेविंग ज़्यादा करेंगे। एंड गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहती है, वो जब उसको लग रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी की सप्लाई हो रही है एंड उसको रिड्यूस करना है, देन वो क्या करती है कि जो सेविंग्स के रेट्स रहते हैं उनको इंक्रीज कर देती है। तो लोग जो है वो क्या करते हैं, वो खर्च करने की बजाय वो सेव करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड बैंक में सेविंग करते हैं, एंड उसी से जो ये सेविंग पॉलिसी है वो क्रिएट हो जाती है। और कहीं ना कहीं एक्सपेंशन में, या हमारी जो प्रोस्पेरिटी रहती है, हमारी जो एक्सपेंशन की सिचुएशन रहती है, उसमें जो है वो बैंक रेट को इंक्रीज करके सेविंग को इंक्रीज करवा देते हैं। एंड सेम है, जब डिप्रेशन रहता है तो जो सेविंग की पॉलिसी है वो, उसमें जो बैंक रेट रहते हैं उसको डिक्रीज कर दिया जाता है, ताकि मार्केट में क्या हो सके, मनी की सप्लाई इंक्रीज हो सके। ठीक है। एंड इसके अलावा कुछ और पॉलिसीज हैं जो हेल्प करती हैं अलग अलग फेसेस को फेस आउट करने में, ताकि जो भी फेस चल रहा है उसका कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। उसमें कौन कौन सी और पॉलिसीज आ रही हैं, एक आ रही है हमारी प्रोडक्शन पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या किया जाता है कि जब
हमारी प्रोस्पेरिटी है यानी एक्सपेंशन है, बूम की सिचुएशन है, देन उसमें जो भी प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करने के लिए प्रमोट किया जाता है कि आउटपुट को बढ़ा दो। एंड सेम एज़ जब हमारी डिप्रेशन चल रहा है, देन उसमें क्या कहा जाता है कि प्रोडक्शन को हम आउटपुट को क्या कर दें, रिड्यूस कर दें, कम कर दें। तो आपने ये याद रखना है कि हमारी जो बूम है उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। एंड जो हमारी आउटपुट है उसको हम डिक्रीज कब कर रहे हैं, जब हमारी कौन सी है, डिप्रेशन की सिचुएशन है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन को, आउटपुट को डिक्रीज कर रहे हैं। देन उसके बाद आती है प्राइस पॉलिसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। गवर्नमेंट पूरा चेक करती है इकॉनमी को कि किस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की वजह से जो है हमारी इकॉनमी में फ्लक्चुएशन आ रही है, जो बिजनेस साइकिल है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। देन उसके बाद वो क्या करती है, उसके लिए प्रोडक्ट या सर्विस के लिए अपर या लोअर लिमिट्स जो है वो सेट कर देती है, ताकि जो भी फ्लक्चुएशन आ रही है उनको बैलेंस में लाया जा सके। ठीक है। देन उसके बाद आती है हमारी वेजेस पॉलिसी। वेज को लेकर जो पॉलिसी बनी हुई है उन्हें हम वेज पॉलिसी में काउंट करते हैं। इसमें अलग अलग फेसेस में देखा जाता है कि वेज की जो पॉलिसी बनाई गई है वो फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल हैं, कि अगर एक्सपेंशन है तो उसमें हाई वेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं एंड उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, देन उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। अगर डिप्रेशन में जो वेज रेट है वो बिल्कुल ही लो है, देन उसको थोड़ा सा हाई करके उसको स्टेबल करने की कोशिश की जाती है। तो वेज पॉलिसी भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन उसके बाद आती है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स। आप मार्केट में देखेंगे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट्स को लेके जो है स्कीम्स आई हुई हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि जब हमारी प्रोस्पेरिटी का फेस चल रहा होता है तो जो भी एम्प्लॉयमेंट रहते हैं उनके लिए जो भी फंड्स इंश्योरेंस के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, वो सारे फंड्स को वो जब डिप्रेशन की फेस आती है तब वहाँ पे वो उसको यूज़ करते हैं, ताकि जो भी इकॉनमी हमारी डाउन हो चुकी है उसको थोड़ा सा बिल्ड किया जा सके। एंड लास्ट में है हमारी सोशलिस्टिक इकॉनमी। ये कौन सी इकॉनमी रहती है, इसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जो भी बिजनेस सेटअप किए जाते हैं वो सोशल वेलफेयर के लिए किए जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो मेन फोकस है वो प्रॉफिट की तरफ नहीं होता, वो सोसाइटी के बेनिफिट की तरफ होता है। तो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं वो जब भी डिप्रेशन का फेस रहता है तो वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एंड जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो गोज डाउन चली जाती हैं, एंड जो भी गुड्स एंड सर्विसेज रहती हैं जिनको बिल्ड करने की ज़रूरत रहती है, तो वहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हेल्प प्रोवाइड करती हैं। तो बहुत से आपने देखे हैं यहाँ पर कि पॉलिसीज़ बनाई गई हैं हमारे बिजनेस साइकिल या हमारे इकोनॉमिक साइकिल या हमारे ट्रेड साइकिल को स्टेबल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। देन लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन, आई होप सो आपको पूरी वीडियो समझ आई होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आई होप सो सबका आंसर भी सही होगा कि विच पॉलिसी हेल्प टू कंट्रोल और स्टेबल द बिजनेस साइकिल। तो वो मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, या प्राइस पॉलिसी है, या सारी ही पॉलिसीज़ हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस